दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय आईपीसी में अध्याय 17 में वर्णित संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है, अर्थात उसका पहला चोरी से है। आज का विषय चोरी और चोरी में उसकी परिभाषा, चोरी किस तरह से होती है, माने उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, और चोरी का अपराध कब पूरा होता है, और कुछ ऐसी बातें जो अपवाद हैं इसमें आज चर्चा करते हैं। दोस्तों और भी इसमें चर्चा होगी कि चोरी के मामले में कितना दंड दिया जा सकता है, कितनी व्यवस्था है, चोरी कितने प्रकार की है, इसका सब का विवरण आज इस वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों से। एक निवेदन और है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आप लोगों के समझ में ठीक ढंग से ये बात आ जाए। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी हुई है कि चोरी आखिर होती क्या है। दोस्तों चोरी का अर्थ है, चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं। चोरी का अपराध तभी पूरा होता है जब ये 5 चीजें उस मामले में उपस्थित हों। पहला, चोरी केवल चल संपत्ति की ही हो सकती है। अभी मैं इसका और डिस्क्रिप्शन बताऊंगा आगे कि आखिर चल संपत्ति होती क्या है, कौन कौन सी वस्तु में चल संपत्ति है, कौन कौन सी वस्तु में चल संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों चल संपत्ति हो और उस चल संपत्ति को जिस व्यक्ति के वो कब्जे में है उसके कब्जे से हटाई गई हो, और उसके कब्जे से उसकी स्वेच्छा से या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको हटाया गया हो, और ऐसी चल संपत्ति को बेईमानी के आशय से हटाया गया हो। और अपराध उस समय पूरा हो जाएगा जैसे ही वो संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे से हटाई जाएगी, अपराध पूरा हो गया। अर्थात बेईमानी का आशय हो, चल संपत्ति हो, उसके वास्तविक स्वामी के सम्मति के बिना उसके कब्जे से हटा दी गई हो, तो चोरी का अपराध पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों इन पे विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले बेईमानी का आशय। बेईमानी का आशय दोस्तों, बेईमानी का अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति को फायदा हो रहा हो और एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा हो, अर्थात जब कोई ऐसा कार्य किया जा रहा हो जिससे एक व्यक्ति को सदोष लाभ, सदोष लाभ माने लाभ तो हो रहा है लेकिन गलत तरीके से हो रहा है, और एक व्यक्ति को सदोष हानि हो रही है, अर्थात नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन उसका तरीका गलत है। अगर वो तरीका ना होता तो नुकसान नहीं होता। तो जब एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो और एक व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो ये कहा जाएगा कि ये कार्य बेईमानी पूर्वक किया गया है। तो ऐसे बेईमानी के आशय से अगर कोई व्यक्ति किसी अचल चल संपत्ति को किसी विधिपूर्ण स्वामी की इच्छा के विरुद्ध उसके कब्जे से हटाता है, तो कहा जाता है कि उसने चोरी की है। आशय बेईमानी का उस समय होना चाहिए जब वो संपत्ति उसके कब्जे से हटाई जा रही हो। इस पे रूलिंग भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि उस समय कोई ऐसा ना रहा हो, बाद में उसका विचार बदल गया हो, तो चोरी के दंड के लिए ऐसे व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक दो और चीजें ऐसी टिप्स हैं जिसकी चर्चा करते हैं, जैसे चल संपत्ति। चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति का अर्थ है कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति जो भूबद्ध ना हो, भूमि से जकड़ी हुई ना हो, ऐसी जकड़ी हुई ना हो जिसको हटाया ना जा सके। जैसे कोई मकान है, वो मकान चूंकि भूमि से जकड़ा हुआ होता है, उस मकान में जो ईंटा लगा हुआ है उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज लगी होती है, पंखे लगे हैं और बहुत सारी चीजें लगी हैं, तो वो चूंकि दीवालों से और जमीन से जकड़ी हुई होती हैं, तो जब तक वो उसमें जकड़ी रहती हैं तब तक वो अचल संपत्ति होती है। अगर उस संपत्ति को वहां से हटा दिया जाए तो वो अचल संपत्ति नहीं रहेगी, वो चल संपत्ति हो जाएगी। कोई पंखा है किसी मकान में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसको हम खोलते हैं, उससे हटा देते हैं, तो वो चल संपत्ति हो जाता है।
इसी तरह से कुछ और चीजें हैं, जैसे क्या डेड बॉडी, मानव का शरीर जो है चलता फिरता है, क्या ये चल संपत्ति है? दोस्तों नहीं। मानव का शरीर चाहे वो जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में हो, वो चल संपत्ति नहीं है, वो अचल संपत्ति है। केवल वो चल संपत्तियां हैं, वो डेड बॉडी चल संपत्तियां हैं जो किसी ऐसी जगह संरक्षित हैं या रखी गई हैं, किसी ऐसे स्थान पर रखी गई हैं जो केवल दिखाने के लिए हैं। दोस्तों मूर्ति कोई जब तक वहाँ रहेगी, किसी स्थान पर रहेगी, तब तक वो अचल संपत्ति है, लेकिन जैसे ही उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो चल संपत्ति हो जाएगी, चल संपत्ति हो सकती है। दोस्तों, चोरी का अपराध पूरा होने में 5 आवश्यक तत्व जैसे ही पूरे होते हैं, चोरी हो जाती है। और चोरी के लिए जो दंड की व्यवस्था है, उसके लिए धारा 379 आईपीसी में उसका वर्णन है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी कोई एफआईआर लिखी जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाती है, तो उसमें धारा 378 नहीं लिखा जाता है, 379 लिखा जाता है, क्योंकि जिन धाराओं में दंड का प्रोविजन है उन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखी जाती है और उन्हीं धाराओं में दंड दिया जाता है। दंड 378 में नहीं दिया जाता। 378 में उसकी डेफिनीशन दी हुई है कि कब ये पूरा होगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पति और पत्नी क्या ये भी एक दूसरे के लिए सामान चोरी करने के दंड में दंडित किए जा सकते हैं? दोस्तों, ज़्यादातर मामले हमने देखे हैं, आते हैं, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी की ओर से या पति की ओर से एक एफआईआर लिखाने का प्रयास किया जाता है या कोर्ट में परिवाद दाखिल किया जाता है कि पत्नी ने हमारा ये सामान चोरी कर लिया है। दोस्तों, जब पति पत्नी में पत्नी का पति के साथ विवाह होता है तो विवाह के समय जो स्त्री धन होता है वो पत्नी का ही होता है। उसका पति केवल उसको अपने पास रख सकता है, तो पत्नी अपने ही सामान को, अपने ही स्त्री धन को चोरी करने के लिए दंडित नहीं की जा सकती। इसमें पति को दंडित किया जा सकता है। लेकिन यही मुस्लिम लॉ में पति पत्नी दोनों को सामान के लिए दंडित किया जा सकता है, सामान की चोरी के लिए, क्योंकि उसमें स्त्री धन की कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के सामान की चोरी करने के लिए भी दंडित किया जा सकता है। वो इस तरह से, जब वो ऐसा कोई सामान जो विधिपूर्ण रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, वास्तविक रूप से वो आपका ही है, अगर उसको आपने बेईमानी के आशय से वहां से अपने पास हटा लिया है, वो सारे एलिमेंट जो चोरी के अपराध पूरा करने में आवश्यक हैं उसमें पूरे हो रहे हैं, तो आप अपने ही सामान की चोरी के लिए भी दंडित किए जा सकते हैं। दोस्तों, 379 आईपीसी में माने इसका जो चोरी का दंड है वो 3 वर्ष तक के लिए है और वो दोनों प्रकार के कारावास से दंडित किया जा सकता है कोई व्यक्ति, और जुर्माने के साथ भी किया जा सकता है, जुर्माने के बिना भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो चोरी की डेफिनेशन हमने बताई है धारा 378 में, जिसका दंड 379 में है, अब इसी में 3 सेक्शन और जुड़े हुए हैं, उस पर भी बता दूं, वो भी जरूरी हैं। दोस्तों, चोरी के अपराध में 379 की एफआईआर होने में उस चोरी की बात है जो घर के बाहर की जाती है, माने किसी ऐसे खुले स्थान पर, रास्ते में, कहीं ऐसे स्थान पर जो निवास स्थान नहीं है, जहां लोग रहते नहीं हैं। अगर इससे इतर किसी ऐसे स्थान पर चोरी की गई है जहां पर लोग रहते हैं, निवास स्थान है, गृह है, घर है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था 381 आईपीसी में की गई है। 381 आईपीसी माने घर या ऐसे परिसर में जहां मानव रहता है, मानव व्यक्ति रहते हैं, वहां पर अगर यही अपराध होता है तो ऐसे मामले में 381 आईपीसी में 7 वर्ष तक के लिए सजा का विधान है, और वो दोनों प्रकार से दी जा सकती है, माने सश्रम और बिना श्रम के, और जुर्माने से भी दंडनीय है। इसी तरह से एक और प्रोविजन है कि लिपिक या सेवक द्वारा, जैसे आप किसी व्यक्ति के कब्जे में जो आपका नौकर है या आपका क्लर्क है कोई सामान रखते हैं और उस सामान को वो बेईमानी पूर्वक चोरी कर लेता है, तो इसमें भी वही प्रोविजंस हैं
धारा वही, उसके एलिमेंट वही रहेंगे जो 378 आईपीसी में है, और इसके लिए उस व्यक्ति को भी दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की ही होगी। दोस्तों एक और प्रोविजन इसमें है 382 आईपीसी। 382 आईपीसी में ये व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी का अपराध करने के लिए चोरी का सामान ले जाने में किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करता है, उपहत का मतलब होता है चोट, जैसे किसी व्यक्ति के साथ चोरी की जा रही है, किसी ने चोरी की है और चोरी का सामान ले जाने में किसी व्यक्ति ने उसको रोका या पकड़ लिया, तो उस व्यक्ति को उसने धक्का मुक्की की है, मारपीट की है, जान से मार दिया है, या उसके चोटें आ गई हैं, उसको चोट पहुंचाई है, क्षति पहुंचाई है, तो ऐसी स्थिति में 382 का अपराध बनता है और उस 382 के अपराध की 10 वर्ष तक के लिए सजा का विधान है, जो सश्रम और बिना श्रम के हो सकती है, और उसके साथ में जुर्माने से भी दंडनीय है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोस्तों चोरी के मामले में इस अध्याय में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता था वो आपको बताया है। अगर इसमें भी कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।